नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि भारत में कुछ लोग दूसरों को घुसपैठ करने में मदद करते हैं और ये लोग अक्सर अपने राजनीतिक फायदे या वोट बैंक के लिए ऐसा करते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले समय में केंद्र और राज्य की सरकारें इस मुद्दे पर सख्ती से काम करेंगी और देश में रह रहे अवैध घुसपैठियों को बाहर करने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। उनका संदेश ये था कि घुसपैठ के मामलों को गंभीरता से लिया जाएगा और इसे नियंत्रित करने के लिए ठोस और प्रभावी कार्रवाई भी की जाएगी। वैसे ये काम भी होकर रहेगा। एकदम स्वाभाविक और वाजिब विषय है। भारत में घुसपैठ करवाया जाता है विभिन्न लोगों के द्वारा जिनके वोट बैंक बनते हैं उनसे, और ये जो घुसपैठ होता है वो भारत के युवाओं के अवसरों को समाप्त करते हैं, भारत में संसाधनों की लूट करते हैं, भारत में अराजकता उत्पन्न करते हैं, भारत में डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश करते हैं। और इसलिए जो मोदी जी ने कहा है वो उन्हीं चिंताओं के साथ कहा है। आने वाले समय में सरकार इस पर दृढ़ता से काम करेगी, केंद्र की और राज्य की सरकारें भी, और भारत से जो घुसपैठिए हैं वो बाहर भी किए जाएंगे। किसी को विश्वास न होता हो तो वो देख लेगा कि जैसे 370 हटा राम मंदिर बना, वैसे ये काम भी होकर रहेगा। एकदम स्वाभाविक। वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर में नगर निगम की टीम ने आज पुलिस की निगरानी में सज्जाद अंसारी के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। सज्जाद अंसारी को हाल ही में एक नाबालिग लड़की के साथ कथित यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। नगर निगम की यह कार्रवाई अवैध ढांचों को हटाने और कानून के उल्लंघन को रोकने के उद्देश्य से की गई। पुलिस की मौजूदगी इस प्रक्रिया में सुरक्षा और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए रही। इस कदम से यह संदेश भी दिया गया कि किसी के अपराध या अनियमितता को अनदेखा नहीं किया जाएगा और कानून के अनुसार कार्रवाई अवश्य की जाएगी। तो नगर निगम की टीम ने यह कार्रवाई की है। आरोपी के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो रायपुर में नगर निगम की टीम ने यह कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न मामले में नगर निगम ने यह कार्रवाई की है और आरोपी के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। उसे बख्शा नहीं जाएगा और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई टीम की तरफ से की जाएगी। तो अगली खबर बलरामपुर से है, जहां एक हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। अवैध ओवरलोडिंग और सिस्टम की लापरवाही से खुशियां मनाने निकले लोग कभी घर नहीं लौटे। बता दें कि 18 जनवरी को बलरामपुर मुख्यालय से सटे पीपरसोत गांव से लोग मंगनी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे, जिसको लेकर उन्होंने एक स्कूल बस बुक की थी, जिसमें नियमों का उल्लंघन करते हुए बस में 80 से 90 लोगों को बैठा दिया गया, जिसकी वजह से बस अनियंत्रित होकर छत्तीसगढ़ झारखंड सीमा के ओरसा घाट में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वहीं हादसा इतना भयावह था कि हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जहां सारे लोग गांव के एक ही मोहल्ले के बताए जा रहे हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन मदद के लिए आगे आए और इस दर्दनाक हादसे के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा देने की घोषणा भी की है। ये जो ओरसा घाटी में बस दुर्घटना हुआ था, वो सभी ऐसे उसमें जो मृतक थे 10 लोग, 10 परिवार की मृत्यु हुई थी। वो 10 परिवार आज अपने गृह ग्राम में पहुंचे हैं, जहां पे उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। यहाँ के जिला प्रशासन, शासन प्रशासन और उसके साथ यहाँ के जो स्थानीय लोग बहुत मदद किए हैं, क्योंकि जो मृत परिवार है बहुत ही अत्यंत गरीब परिवार के हैं और इस दुख की घड़ी में सभी लोग उनके साथ में खड़े हैं। अभी सीएम साहब का भी घोषणा हुआ है कि जो मृत परिवार है उनको 5-5 लाख रुपया मुआवजा के रूप में उपलब्ध कराने का, और जो घायल परिवार है उनको 50-50 हज़ार रुपया देने का। लेकिन अभी उस मुआवजा में समय है, लेकिन इनकी स्थिति ये नहीं है कि ये अंतिम संस्कार, अंतिम जो कार्यक्रम होता है अपने परिवार का, उसको कर सके। तो माननीय रामविचार नेतान जी निर्देशित किए हैं कि सभी के घर में जाकर सहायता राशि अपने तरफ से वो उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि उनको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना आए। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए। विजय, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? नियमों का उल्लंघन यहाँ पर किया गया और उसकी वजह से ये बड़ा सड़क हादसा यहाँ पर हो गया, जिसमें 10 लोगों की जान चली गई। जी साहिल जी, बता दूं मैं आपको कि बलरामपुर जिले से 18 तारीख को बस में सवार होकर निकले हुए थे, ग्रामीण शादी कार्यक्रम में जा रहे थे, तो वहीं अनियंत्रित होकर बस खाई में पलट गई थी, जिससे भारी दुर्घटना हो गया। भारी दुर्घटना में 10 लोगों की जान तो चली गई, वहीं स्पॉट पे ही चल गई थी और बाकी लोगों का अभी भी इलाज हॉस्पिटल में चल ही रहा है। तो वहीं
पूरे गांव में मातरम पसरा हुआ था और वहीं पे कल सभी का अलग अलग जगहों में और एक ही जगह में 5 लोगों का चिता जलाई गई और अंतिम संस्कार किया गया। तो वहीं पूरे गांव में मातम छाया हुआ है और वहीं जिला प्रशासन द्वारा सभी गरीब परिवार थे, उसकी वजह से जिला प्रशासन द्वारा बार बार उनको समझाइश दिया तो गया और हर तरह से उनका दाह संस्कार करने के लिए हेल्प भी किया गया। और वहीं हमारे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भी 5-5 लाख रुपए मृतकों को मुआवजा राशि देने का ऐलान भी कर दिया है। वहीं घायलों को भी 50-50 रुपए इलाज के लिए देने का भी ऐलान तो कर दिया है। लेकिन यहाँ पर सवाल यह खड़ा होता है कि जो बलरामपुर जिला प्रशासन है, यातायात विभाग जो है, एक तरह जो है 1 जनवरी से 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा माह चलाया जा रहा है, लेकिन आखिर इस तरह से घटना सड़क सुरक्षा माह चलाते हुए भी 3-3 थाने को क्रॉस कर चुका और 3-3 थाने क्रॉस करने के बावजूद भी कहीं भी ये जो स्कूल बस सवार था, स्कूल बस फिटनेस क्या था उसका चेकअप भी नहीं किया गया, ना किस तरह से स्कूल बस में कितने सवार हैं उसका भी किस तरह से जांच नहीं किया गया। इससे जिम्मेदारों का पूरा लापरवाही माना जा रहा है। जी बिल्कुल। और विजय, जिस तरीके से क्योंकि बस अनियंत्रित होकर ये दुर्घटना हुई है और सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत भी हो गई है क्योंकि अवैध रूप से ओवरलोडिंग यहाँ पर की गई थी। नियमों का उल्लंघन कर बस में 80 से 90 लोगों को यहाँ पर बिठा दिया गया था और एक बड़ी लापरवाही, क्योंकि इतने सारे लोगों की जान को जोखिम में डालकर इस तरीके से ओवरलोडिंग यहाँ पर की गई और उसका खामियाजा यहाँ पर भुगतना पड़ा है। ये बड़ा सड़क हादसा यहाँ पर हो गया और 10 लोगों की मौत भी हो गई। अब इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई हो रही है, आगे किस तरीके से कार्रवाई को बढ़ाया जा रहा है? जी, इस पूरे मामले में हमारे जो सरगुजा संभाग के जो आईजी हैं उनके द्वारा निर्देश जारी किया गया है कि जिस तरह से लापरवाही बरता गया है और विभाग के द्वारा इस तरह से लापरवाही किया गया है, इसको लेकर पूरे सरगुजा संभाग के जो आईजी हैं उनके द्वारा निर्देशित किया गया है बलरामपुर पुलिस को कि जल्द से जल्द जांच कर हमारे जो भी कमियां निकल रहा है उसको हमारे पास भेजा जाए। जी बिल्कुल, यानी कि कार्रवाई भी अब इस पूरे मामले में करने की बात की जा रही है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि या तो मॉनिटरिंग यहाँ पर नहीं हो रही है ठीक ढंग से, जिसकी वजह से ये जो ओवरलोडिंग करा रहे हैं इनके हौसले बहुत ज़्यादा बुलंद हो गए हैं। जी लगातार यही देखा जा रहा है कि मॉनिटरिंग जो है बलरामपुर जिले में नहीं किया जा रहा है, केवल फूल और गुलदस्ते देकर फोटो सेल्फी लेकर के वायरल किया जाए सोशल मीडिया पे और अपना जो है प्रशासन जो हवा ही लूट रहा है केवल। बस वही लापरवाही है कि अगर आज यह खामियाजा अगर पूरे तरीके से देख रेख किया होता या फिर अभियान को अगर पूरे तरीके से जिम्मेदारी से चलाया गया होता तो इस तरह से आगे लापरवाही मतलब इस तरह से अंजाम नहीं होता। चलिए विजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बलरामपुर में अवैध ओवरलोडिंग से बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि नियमों का उल्लंघन कर बस में 80 से 90 लोग बैठाए गए थे और बस अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वहीं बलरामपुर में ट्रैक्टर के माध्यम से गांजा तस्करी के मामले में पुलिस को एक और महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है। इस मामले में लगातार की जा रही जांच और कार्रवाई के तहत पुलिस ने बिहार के सासाराम से 2 और आरोपियों को पकड़कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार 26 अगस्त 2025 की रात ओडिशा के बालांगीर इलाके से गांजा लेकर ट्रैक्टर के जरिए बिहार ले जाया जा रहा था। इसी दौरान बलरामपुर थाना क्षेत्र के दलधोवा घाट में ट्रैक्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिससे ये पूरा मामला सामने आया। जांच के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे बने एक गुप्त चैम्बर से पुलिस ने करीब 125 किलो गांजा बरामद किया था। इस प्रकरण में पहले ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका था। अब सासाराम से 2 और लोगों की गिरफ्तारी के बाद इस केस में कुल 7 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। पुलिस के अनुसार ये सभी आरोपी ओडिशा से गांजा खरीदकर बिहार में इसकी अवैध बिक्री का संगठित नेटवर्क चला रहे थे। इस 8 को थाना बलरामपुर में एक ट्रैक्टर में गांजा ले जा रहे थे, जिसे बलरामपुर की टीम के द्वारा पकड़ी गई थी और ये गांजा 125 किलोग्राम था और इसमें विवेचना क्रम में 5 आरोपियों की पूर्व में गिरफ्तारी हो चुकी थी और इस पे इंड टू इंड जैसे वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशानुसार इंड टू इंड कार्रवाई करने के निर्देश प्राप्त हुए थे और इसी तारतम्य में बिहार रोहतस से 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। ये आरोपी जो वहां माल बेचने वाले थे, जो एक जा रही थी ट्रैक्टर पे माल, उस पे जहां ले जा रहे थे ये थाना रोहतस के अंतर्गत कपसिया के गजेंद्र और डब्लू हैं, जिनके पास ये माल जा रहा था और ये वहां माल को आम पब्लिकों में या जनता के बीच बेचते। तो इन टू इंड कार्रवाई के अंतर्गत आज तीसरे लेयर पे 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इस तरह से कुल 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और अग्रिम विवेचना की जा रही है। इस 8 को
थाना बलरामपुर में एक ट्रैक्टर में गांजा ले जा रहे थे, जिससे बलरामपुर की टीम के द्वारा पकड़ी गई थी और ये गांजा 125 किलोग्राम। वहीं बीजापुर जिले के 12 नंबर वार्ड स्थित चट्टान क्षेत्र में रह रहे नक्सल प्रभावित परिवारों के मकानों को तोड़ा जा रहा है, जिससे वहां रहने वाले लोग बेहद परेशान हैं। नक्सल पीड़ितों का कहना है कि वो अपने गांव छोड़ने के बाद पिछले करीब 6 वर्षों से इसी जगह पर रह रहे हैं और यही उन्होंने अपना आशियाना बसाया था। अब अचानक उनके घरों को गिराए जाने की कार्रवाई की जा रही है, जिससे उनके सामने फिर से बेघर होने का संकट खड़ा हो गया है। इस समस्या को लेकर प्रभावित परिवार बीजापुर जिले के विधायक विक्रम मांडवी से भी मिल चुके हैं और अपनी पीड़ा उनके सामने रख चुके हैं। इसके अलावा लोगों ने धरना प्रदर्शन कर प्रशासन से न्याय की मांग भी की है, लेकिन अब तक इस मामले का कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है और पीड़ितों का कहना है कि अगर जल्द ही उनकी समस्या का हल नहीं हुआ तो उनकी स्थिति और भी गंभीर बन जाएगी। नमस्कार, मैं विकास गुमास और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। बीजापुर जिले के चट्टान पारा 12 नंबर वार्ड में नक्सल पीड़ित के लोगों को घर गिराया गया। आखिर में क्यों घर गिराया गया, क्या वजह है? बीते दिन पहले भी घर गिराए थे इनका, बरसात में, अब ठंड के मौसम में गिरा रहे हैं। एक समय को देखकर ही गिराया जा रहा लगता है, क्योंकि बरसात में परेशान रहते हैं लोग कीचड़ के माध्यम से और ठंड में ठंड लगता है। छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, मैं जो यहाँ पदस्थ रहते हैं वो लोगों से मैं जानूंगा कि किस वजह से आपका घर गिराया जा रहा है, क्यों गिराया जा रहा है अभी आपका घर? पहली बात यही है सर कि हम लोगों को इतना कॉन्फिडेंस हो गया था कि हम स्थायी रूप से हम रहेंगे, क्योंकि हम चारों तरफ से पूरा कंफर्म कर चुके थे कि यहाँ पर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। लेकिन सडनली एक दिन शासन प्रशासन द्वारा और नगर पालिका के द्वारा और तहसीलदार साहब और सीएमओ साहब और भी पटवारी कुछ लोग ऐसे आए थे, अधिकारी लोग, पुलिस प्रशासन द्वारा भी क्या कर रहे थे आप जाके? उन लोग आके जब हम रोकने की प्रयास कर रहे थे बुलडोजर चलाते वक्त, और उस वक्त हमारे साथ धक्का मुक्की करने लगे, हमको धकेलने लगे, हमको वहां से छुड़ाने लगे सर। और इस प्रकार से छुड़ा करके जबरन में जब घरों को गिराया गया और जब हम रिक्वेस्ट किए हैं कि हमको सामान निकलने दीजिए, और उसके बावजूद भी कई लोगों के जो घर है सामान के साथ ही ढकेल दिया गया है, बिल्कुल निकलने का मौका नहीं दिया गया, सीटों को तोड़ा गया है और इस प्रकार से पूरा हमारे साथ बहुत शोषण किया गया है सर। क्या नाम है आपका? मेरा पद्मा कौर सर। पद्मा जी, आप पे कितनों का मकान है? मेरा 4 है। कौन सा गाँव के हो आप? मैं गुदमा से हूँ सर। क्यों आए? नक्सल डर से आए? नक्सल डर से आए तुम लोग क्या करते थे उस समय? नक्सल लोग हाँ। वही काटना पीटना तो करते थे सर। इसीलिए बक किया आप? जी। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? मेरा 2 बच्चे हैं सर। कैसे कर रहे हो ठंड में आप? ठंड में ऐसी आग जला के बैठते हैं, अब जिल्ली बांधे सोने के लिए तो, और नीचे से भी तो पर्दा वर्दा कुछ नहीं था, ऊपर से ही जिल्ली बस। पहाड़ के ऊपर का घर है, ठंड तो बहुत लग रहा होगा। बहुत लगता है सर ठंड, बच्चे तो कम नहीं कांपती है, सो भी नहीं पाती है। जो पता है आग वाग बना के व्यवस्था कर रहे हो आप? जी। उधर आग बन रहा है सर, देख रहे होंगे वो वहाँ पे ऐसी पूरा हर जगह आगे बनाकर इन लोग अपना व्यवस्था कर ले रहे हैं। जी जी। और न तो ठंड की वजह से लोग परेशान रहते हैं। और अभी ये जो लोग हैं अंदर गांव के क्षेत्र के लोग हैं, इन लोग इसीलिए डर किया है कि नक्सल के जो लोग हैं एक समय उनका परचम लहरा करता था, लाल आतंक का, आदमी लोग को काटना पीटना करते थे। डर की वजह से इन लोग थोड़ा शिक्षित लोग हैं, वो बक्के आके यहाँ पे जगह रोक के अपना घर बना चट्टान पारा में। क्यों जी? क्या नाम है? मलया भट्टे सर। मलया जी, बताओ क्या क्या हुआ आपके साथ यहाँ? यहाँ पे मैं इसलिए आया हूँ सर, मैं 2005 से नक्सल सलाह निकला, तब से मैं आया हूँ। तो उसमें 2005 में आके 2010 में मैं एसपीओ भर्ती में भर्ती हो गया सर। हाँ, एसपीओ भर्ती में भर्ती हो गया 2010 में, एसपीओ भर्ती हो के फिर बाद में फिर 2011 में आई 12 में सहायक आरक्षक पद में हम लोग को फिर बना दिया गया। अभी आप पुलिस में हो? पुलिस में नहीं हूँ सर मैं। तो फिर बाद में फिर सहायक आरक्षक पद मैं 2019 तक के मैं किया हूँ। हाँ। उसके बाद डीआरजी में था मैं, और कई थाना में पदस्थ था सर। फिर क्या हुआ? छोड़ ड्यूटी करने गया तो हमारे साथ मतलब आरोप लगा दिए, दारू पी के, मतलब ये लोग हम लोग को गश्त के दौरान हम लोग गए थे, तो जो गश्त में सभी तरह हम लोग ऐसी तरह बैठे थे। तो दंतेवाड़ा से डीआरजी पार्टी गश्त में निकला, तो उनको सपोर्टिंग के लिए हम लोग गए थे। तो जाने से हम लोग को एक ऐसा नाली के उस साइड में हम लोग को बैठने के लिए दिया गया, तो वहाँ पे हम लोग बैठे थे। बैठने से हम लोग को जो सूचना जो मिलता है ना, क्या बोलते हैं, नक्सलवाद नहीं, जैसा
पार्टी क्लोज होने का हाँ। क्लोज होने का पार्टी मिलता है शंका, तो हम लोग को कोई बताया नहीं, हम लोग को सुना ही नहीं, कोई बताया भी नहीं, अधिकारी मन भी कोई नहीं बताया। तो हम लोग नाले के उसी साइड में थे, हम लोग 2-3 लोग थे। उसके चक्कर में हम लोग को फालतू का आरोप लगा के दारू पिए लोग, ये किए वो किए, ऐसा बना के हम लोग को आरोप बना के हम लोग को बर्खास्त कर दिए सर। नौकरी से बर्खास्त कर दिए। बर्खास्त कर अभी दिया। कैसा व्यापन चल रहा है जीवन आपका? तो तब तक के मैं बीजापुर में 2010 से मैं 19 तक के किराए रूम में रहता था। किराए रूम में रहते रहते हम लोग यहाँ पे आए। तो उस समय विक्रम मंडारी सर आए यहाँ पे, नक्सल पीड़ित जो है इधर बना के रहिए, ऐसा करके बोलने से, इधर बना के रहिए करके बोलने से यहाँ पे जितना भी है नक्सल पीड़ित आके यहाँ पे घर अपना झोपड़ी जो भी बना कर यहाँ पे रह रहे थे। अच्छा बनने के बनने के बाद 2 या 3 महीना कुछ हो गया था सर। उसके बाद फिर कांग्रेस का सरकार था उस समय, वो कांग्रेस का सरकार ही यहाँ पे झोपड़ी उपड़ी पूरा गिरा दी। गिराने के बाद तो बीजेपी की सरकार है जी, अभी बीजेपी की सरकार। फिर क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा अभी क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों दादा? सर उस समय कांग्रेस सरकार था, उस समय भी गिरा है। हाँ, उस समय भी गिराया गया सर। अभी बीजेपी का तब भी गिरा है। अभी भी गिरा रहा, हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है सर, सबके सब ऐसे ही निकल रहे हैं। हाँ बताइए, आप बोलते हैं जब भी हम किसी से भी मिलते हैं बोलते हैं ये शासन का जमीन है। आप बताइए सर, हम कौन है? हमारे बिना शासन है? जनता के बिना कोई शासन है क्या? नहीं है। जब हम भारत के नागरिक हैं, हमको जीने का हक है, हमको रहने का हक है, तो आज हम अपनी जन्मभूमि पर, इसी जिला के अंदर में हमारा जन्म हुआ है, तो हम अपने जन्मभूमि पर नहीं रह सकते हैं सर? तो इस प्रकार का शोषण किया जा रहा है सर। और हम लोगों को विशेष करके यहाँ के जो मूल निवासी हैं इस बस्तर के, हम लोगों को पूर्ण रीति से कुचला जा रहा है। और इसके लिए हम न्याय जरूर मांगते हैं, और इस न्याय को लेकर के हम लोग हाई कोर्ट तक का भी हम जाने का प्रयास कर रहे हैं। सब लोग अलग अलग जगह से आए जी, सब लोग अलग अलग जगह से, और सभी की परिस्थिति अलग अलग है। कुछ लोग सलवाजुड़ूम के समय आए हैं, कुछ लोग नक्सलियों से मार खा के आए हैं, कुछ लोग नक्सलियों के भाई से भी आए। तो जाना नहीं लग रहा आप लोग उधर? अब हम किधर जाएंगे सर? पहले ही बक किया तो अभी जाओगे तो गांव वाले मारेंगे। जी, अगर जाना होता तो इतने देर हम वेट नहीं करते, इतने कड़के ठंड में हम नहीं गुजरते सर। वहाँ रहने का मन भी नहीं लगेगा आप लोग? जी जी जी। ये थे ग्रामीण, नक्सलवाद के डर से आकर यहाँ पे रह रहे थे। उसके बाद इनका मकान को तोड़ा गया, तोड़ने के बाद अब ये दिल्ली को लगाकर व्यवस्थित रह रहे थे। ग्राउंड जीरो से विकास कुमार, बीजापुर। नमस्कार, मैं विकास। उधर धमतरी जिले में नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। आत्मसमर्पित एक महिला नक्सली की सूचना के आधार पर डीआरजी धमतरी की टीम ने जंगल क्षेत्र में विशेष सर्च अभियान चलाया, जहां माओवादियों ने जमीन में गड्ढा खोदकर हथियार छिपा रखे थे। कार्रवाई के दौरान एक ऑटोमेटिक राइफल सहित 3 बंदूकें और मैगजीन बरामद की गई। यह अभियान आईजी रेंज रायपुर के मार्गदर्शन और एसपी धमतरी के निर्देशन में चलाया गया। पुलिस के अनुसार आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति का यह सकारात्मक परिणाम है, जिससे मुख्य धारा में लौटे पूर्व नक्सली भी अब शांति और सुरक्षा बहाल करने की प्रक्रिया में सहयोग कर रहे हैं। नक्सल विरोधी अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। अभी हाल में शासन की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर एक 5 लाख की इनामी महिला नक्सली एरिया कमेटी मेंबर गीता उर्फ लता और सोमाली और भूमिका ने छत्तीसगढ़ पुलिस धमतरी इकाई के सामने आत्मसमर्पण किया था। और उससे ही पूछताछ में उसकी निशानदेही पे दौड़ पंडरी पानी नामक जगह, उसकी जंगलों में एक छुपा कर रखा हुआ डंप में हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। इस खेत में एक एसएलआर वेपन बरामद हुआ है, उसके साथ में 2 मैगजीन भी एसएलआर की हैं। इसके अतिरिक्त एक सिंगल शॉट वेपन और एक भरमार वेपन भी बरामद किया गया है। धमतरी जिले में नक्सल उन्मूलन की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं बस्तर संभाग के जिला मुख्यालय क्षेत्र में एक गंभीर सड़क हादसा हुआ है। चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र के ग्राम लोहड़ीगुड़ा से जगदलपुर जाने वाले मार्ग पर देउर गांव के पास कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के काफिले में शामिल फॉलो गाड़ी ने आगे चल रही एक 4 पहिया वाहन को पीछे से तेज रफ्तार में टक्कर मार दी। इस टक्कर के बाद वहीं गाड़ी एक मोटरसाइकिल से भी जा भिड़ी। दुर्घटना में मोटरसाइकिल चालक और बाइक, आपको बता दें कि सवार 2 छोटे बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार घायलों के पैरों में फ्रैक्चर हुआ है और सभी का इलाज नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जारी है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। दुर्घटनाग्रस्त फॉलो गाड़ी से बोतलें और ताश के पत्ते सड़क पर बिखरे हुए पाए गए, जिससे लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया।
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात को सामान्य करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी। उधर बस्तर जिले के बकावंड विकास खंड के प्राथमिक विद्यालय तारापुर में विगत दिनों एक शिक्षिका की तरफ से एक छात्र की पिटाई का मामला सामने आया था। इस घटना के बाद छात्र स्कूल जाने से डर रहा था, जिससे छात्र के परिजनों में गहरा रोष व्याप्त था। तो इस वजह से आरोपी शिक्षिका रेखा अधिकारी को तत्काल स्कूल से हटाने की मांग की जा रही थी। इस खबर को डेली 24 भारत की तरफ से प्रमुखता से प्रसारित किया गया, जिसका संज्ञान HR सोम संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग जिला बस्तर को मिलते ही तत्काल बस्तर जिला शिक्षा अधिकारी बलिराम बघेल के माध्यम से बकावंड ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर यादव को निष्कासिता और निष्पक्षता से जांच करने के आदेश दिए गए, जिसमें जांच अधिकारी की तरफ से पूछताछ में मामले की प्रसारित खबर को सत्य पाया गया और आरोपी शिक्षिका रेखा अधिकारी को तत्काल बकावंड ब्लॉक के शासकीय प्राथमिक शाला तारापुर स्कूल से हटाते हुए शासकीय प्राथमिक शाला डोडरेपाल में कार्य करने हेतु आदेशित कर दिया गया। प्रकरण की जानकारी मुझे मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुआ और इस संबंध में वहाँ के ग्रामीण लोग भी आए थे, उनके पालक भी आए थे बच्चे को लेकर। मैंने जो है विकास खंड शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी को तत्काल कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया। मेरे संज्ञान में आने के बाद ही संबंधित विकास खंड शिक्षा अधिकारी ने स्थल निरीक्षण किया और स्थल निरीक्षण के पश्चात प्रतिवेदन के आधार पर जो है श्रीमती रेखा अधिकारी को तत्काल वहां से हटा दिया गया है और मेरे द्वारा जो है ये स्पष्ट कर दिया गया कि बच्चों के साथ इस प्रकार के कभी भी दुर्व्यवहार न करें। यदि कोई भी शिक्षक दुर्व्यवहार करता है तो उस पर तत्काल जो है कार्रवाई करने को अवगत कराएं। प्रकरण वहीं कांग्रेस ने बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर एक रैली निकाली और इसके दौरान एक वीडियो भी वायरल हुआ। तो रैली के दौरान पूर्व भाजपा विधायक अचल सोनकर के बेटे ने अपनी बिल्डिंग से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पिस्टल लहरा दी, जिसका वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। पिस्टल लहराने वाला पूर्व विधायक अचल सोनकर का बेटा राजा सोनकर बताया जा रहा है। तो सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हुआ है और जबलपुर कांग्रेस के पूर्व विधानसभा के विधायक लखन घनघोरिया की तरफ से ये रैली निकाली जा रही थी। रैली के दौरान ही बीजेपी के पूर्व विधायक के बेटे राजा सोनकर ने कार्यकर्ताओं की तरफ ये पिस्टल लहराई और पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।